तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे स्थापित हुआ? मेरे पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंगरक्षक हुआ करते थे। कल हम देख रहे थे आपके अलग अलग वेपन्स, कौन से आपके पास शिवाजी छत्रपति महाराज के जो वेपन्स हैं स्टोन एज टूल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का हमारा कलेक्शन है। कैसे इन संघर्षों का सामना किया? इतनी बड़ी भारतीय भूमि पर पारंपरिक शस्त्र और सभी प्रकार के युद्ध साहित्य, इस एक सब्जेक्ट को लेकर एक भी म्यूजियम नहीं है। पूरे वर्ल्ड में भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जो जहरीला धातु निर्माण करता था। अब ये जहरीला है कि नहीं कैसे पता करें? जैसे कि वो गिनी पिग को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो किसी और जीव को पीड़ा देना सभ्यता नहीं है। मैंने अपनी ये उंगली काट ली उस जहरीले धातु से। नमस्कार, मैं हूं कुंतल यादव और वीर भारत न्यास के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये एक नया विशेष संवाद है जिस पे हम उद्दंड मार्तंड का ये जो 200 साल का सफ़र रहा है हिंदी पत्रिका का, उसके उत्सव में शामिल हुए हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट आर्म्स कलेक्टर और कंजर्वर सर राकेश राव बैठे हुए हैं। आज हम उनके साथ इसी आयोजन के बारे में बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें जानेंगे, उनके कलेक्शन के बारे में जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे स्थापित हुआ और आपका विचार विमर्श उसके पीछे क्या था कि ये आपको स्टार्ट करना है? मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर हिस्ट्री बिल्कुल रोज़ मैं महसूस करता था। मेरे पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंगरक्षक हुआ करते थे। मेरे पुरखों को ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आर्म्स एंड आर्मर मैन्युफैक्चरिंग का एक विशेष जिम्मा सौंपा था। इसके अलावा राज परिवार के जो जेवर आभूषण हैं उसका भी संरक्षण का एक विशेष जिम्मा हमारे परिवार पर दिया गया था। तो बचपन से मैं अपने घर में ऐसी सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखता रहा। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई और मैं उन ऐतिहासिक चीज़ों के संपर्क में रहा, तो मैंने महसूस किया कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है। तो वो खराब हो रही है तो उसको संभालना चाहिए। ये मुझे बताया गया कि ये चीज़ हमारी धरोहर है, तो इसे हमने अच्छा रखना पड़ेगा। ज़रूरी है जी। तो उस वजह से मैं धीरे धीरे इस सब्जेक्ट से लिप्त होता गया जी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर माधव रामचंद्र कंटक, जो हिस्ट्री के बहुत बड़े जाने माने व्याख्याता और संशोधक है, उनसे संपर्क में आने के बाद फिर उन्होंने हमें म्यूजियोलॉजी करने के लिए एक अनुरोध किया कि आप म्यूजियोलॉजी कीजिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, उस नॉलेज को एक दायरे में फिक्स करना ज़रूरी है। तो मैंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वहाँ से म्यूजियोलॉजी कंप्लीट किया और म्यूजियोलॉजी का बाकायदा एजुकेशन करने के बाद पता चला कि ये सब्जेक्ट कितना सीरियस है जी। तो म्यूजियोलॉजी के अलावा मैंने भारतीय प्राचीन या पारंपरिक शस्त्र अस्त्र और सभी प्रकार की युद्ध साहित्य से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना या उसका एजुकेशन लेना शुरू किया, उसका पूरा गठन किया जी। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पूरे परिवार का पूरा कलेक्शन मुझे सौंपा गया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये अपनी धरोहर आप संभालोगे। तो वो कलेक्शन मेरा हो गया। जब वो कलेक्शन मेरा हो गया तो मुझे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ये सिर्फ
मेरा नहीं है, जी, ये मेरा है क्योंकि मैं इस भारत भूमि पर हूँ। तो ये पूरे भारतीयों का कलेक्शन है, ये पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का कलेक्शन है। जी, तो ये दृष्टिकोण जब मेरे मन में विकसित हुआ तो फिर हमने एक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट निर्माण करने का तय किया और हमने वो रिसर्च इंस्टीट्यूट तय की, जी, कोर हेरिटेज जी, सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ हेरिटेज। यस, तो ये इंस्टीट्यूट में हम भारतीय पारंपरिक शस्त्र अस्त्र और सभी प्रकार के युद्ध साहित्य पर रिसर्च करते हैं और वह रिसर्च समाज को पता चलने के लिए हम जगह जगह पर एग्जीबिशंस जी। करते हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही फख्र महसूस होता है, भारतीय भूमि पर म्यूजियम ऑन व्हील्स सबसे पहले हमने शुरू किया जी, 1979, वाओ, और तब से हम, मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट था तो मेरे लिए वो एक सहूलियत थी कि भाई आप जो कलेक्शन है वो ट्रक लोड कीजिएगा और दूर अलग-अलग देहात जगह जहाँ जा म्यूज़ियम नहीं है वहाँ पर जाके लोगों को बताइए, तो उनका मनोरंजन भी होना है और एजुकेशन भी होना है। आजकल में एजुटेनमेंट जो कॉन्सेप्ट निकला है वो हम 1979 से कर रहे हैं। क्या अद्भुत बात है ये करना। तो हमारी जैसे पहले बातचीत हो रही थी, आप हमें बता रहे थे कि कोर के 3 मतलब हैं, तो अगर आप उसमें हमें बताइए और उसके बारे में जैसे हमारा हो रहा है। सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, जी। कोर ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये शॉर्ट फॉर्म को हमने बहुत ही समझदारी से ये किया है। इसका नाम, कोर शब्द का संस्कृत अर्थ है तीक्ष्णता। जी, अगर भारतीय संस्कृति की तीक्ष्णता को आपको समझना है तो भारतीय पारंपरिक शस्त्र को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शस्त्र बैठे तैयार किया ऐसे नहीं होता, वो धीरे 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 विकसित होता है। आज की तारीख में हम जो शस्त्र हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं वह शस्त्र बहुत ही विकसन के स्टेजेस में आगे बढ़ता है। जी, तो भारतीय शस्त्र को हम भारतीय परंपरा का विकसित बिंदु मान के चलते हैं जी, और इसलिए कोर है। जी, मराठी भाषा, मैं मराठी हूँ, मराठी भाषा में कोर का मतलब 1/4 है। जी, हमारा ये कहना है कि भारतीय संस्कृति का 1/4 हिस्सा भारतीय पारंपरिक शस्त्र है। जी, अगर हम भारतीय पारंपरिक शस्त्र को ठीक से समझेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम भारतीय सभ्यता का के बारे में अभ्यास और अच्छे से आसानी से कर करेंगे। पाएंगे। जी, कोर शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है गाभा। वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का गाभा समझना है तो भारतीय पारंपरिक शस्त्र को समझना पड़ेगा। जी, और कोर शब्द का तुर्की भाषा में एक अर्थ निकलता है सशस्त्र सैनिक। तो हम भारतीय संस्कृति के रक्षण करने वाले सशस्त्र सैनिक हैं जी, और इसीलिए हम कोर हेरिटेज ये नाम धारण करते हैं। अद्भुत आपकी सोचना थी ये नाम रखते हुए, क्योंकि इससे आपका जो भी पूरा अर्थ है वो पूरा अब्जॉर्ब हो रहा है आपके इस नाम पे, आपका जो कर्म है उससे दिख रहा है इससे। कल हम देख रहे थे आपके अलग अलग वेपन्स, उसके बारे में आप कुछ अगर हमें बता सकें कि कौन से आपके पास शिवाजी छत्रपति महाराज के जो वेपन्स हैं उसमें स्पेशलिटी क्या है उनकी, और उसमें कौन सी शैली में हैं वो। कोर हेरिटेज के कलेक्शन में किसी पर्टिकुलर एरिया को महत्व नहीं दिया गया है। भारतीय भूमि पर जितने भी शस्त्र अस्त्र और सभी प्रकार की युद्ध साहित्य का उपयोग किया गया है वो पूरा हमारा सब्जेक्ट है। जी, स्टोन एज टूल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का हमारा कलेक्शन है। जी, 18,630
ऑब्जेक्ट, रिसर्च वैल्यू जिसकी है, ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब शस्त्र आज कोर हेरिटेज के पोजीशन में है। इसके अलावा 22,000 ऑब्जेक्ट आज भी हमारे पास बुक्ड है। हमारे पास अभी म्यूज़ियम बनाने की, रिसर्च बनाने की जगह नहीं है, इसलिए उसे हमने अंडर वन रूफ रखा नहीं है। 18,630 ऑब्जेक्ट अंडर वन रूफ आज की तारीख में है। और ये करना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत ही मुश्किल जर्नी आपके लिए हुई होगी। अगर आप हमें थोड़ा और बता पाएँ कि आपकी ये जर्नी कैसी थी, आपने कैसे इन संघर्षों का सामना किया, अगर कुछ आए तो, और ऐसे कुछ पल जिसमें आपको लगा कि आपने जो काम किया है वो महत्व का है, वो ज़रूरी है जानने के लिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो निस्संदेह महत्व का है जी। मुझे बताते हुए खेद लग रहा है कि इतनी बड़ी भारतीय भूमि पर पारंपरिक शस्त्र और सभी प्रकार के युद्ध साहित्य, इस एक सब्जेक्ट को लेकर एक भी म्यूज़ियम नहीं है, एक भी रिसर्च सेंटर नहीं है, एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो होना चाहिए, जिसका एहसास हमें 26 साल पहले हुआ और हमने हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया। मैं 45 साल से इस सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट को बचाए रखने का गांभीर्य अच्छी तरह से पता चल गया है और इसीलिए हम इस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था के माध्यम से हमारे रिसर्च का निचोड़ हम भारतीय भूमि पर अस्तित्व में जो भी संस्था है उनको देते हैं और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज करते हैं। जी। आज तक हमने कई सारी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय पारंपरिक शस्त्र और युद्ध साहित्य को जिंदा या बचाने रखने का प्रयास किया है। उनमें नेशनल म्यूज़ियम है, बड़ौदा म्यूज़ियम है, मैसूर म्यूज़ियम है, पटियाला म्यूज़ियम है, महाराष्ट्र के तो कई सारे म्यूज़ियम हैं। पानीपत का जो पानीपत वॉर मेमोरियल है वो भी हमने बनवा के दिया है। उसमें कई सारी म्यूज़ियम में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डोनेट भी किए हैं। पहले हम डोनेट किया करते थे, अब डोनेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक रिसर्च वैल्यू है और वो एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला है। एक वेपन दूसरे वेपन के साथ किसी रिसर्च बेस से जुड़ा हुआ है, तो हम वो श्रृंखला को कट होने नहीं देना चाहते, इसलिए अब हम डोनेशन नहीं करते हैं। जी। ऐसे और आप जैसे बता रहे थे पहले हमें हमारी बातचीत में कि आपके पास कुछ वेपन्स हैं ऐसे स्पेशल जिनकी अद्भुत क्वालिटीज़ हैं, जिनमें अभी भी एक जहर है जो अभी भी आपको अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में बस थोड़ा बता दीजिए हमें। भारतीय पारंपरिक शस्त्र के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ होती है बहुत सारी उलझी जो उलझी नहीं है, अभी सुलझी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे कि भारतीय भूमि पर कभी जहरीला धातु बनाया गया। इत्तफाकन आज मैं भोपाल में हूँ और 1999 में डॉक्टर A.K. चक्रवर्ती जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ही इस सब्जेक्ट पर मुझे रिसर्च पेपर लिखने के लिए ये किया, उकसाया, या उन्होंने अच्छे वर्ड्स में बोलना चाहिए, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ तो प्रॉपर वर्ड में बता नहीं पा रहा हूँ, तो प्रोत्साहित किया। तो उस 1999 में मैंने जहरीला धातु इस सब्जेक्ट पर मेरा रिसर्च कंप्लीट किया है। पूरे वर्ल्ड में भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जो जहरीला धातु निर्माण करता था।
अब ये रिसर्च होने के बाद मैं अपने कलेक्शन का एक एक ऑब्जेक्ट देखता रहा, तब मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिली कि जो जहरीले धातु से मेल खाती थी। अब ये जहरीला है क्या नहीं कैसे पता करेंगे? अब एक सामान्य उपाय था, जैसे कि वो गिनी पिग को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक सामान्य उपाय था कि वो मैं कर सकता था। लेकिन मैं एक धार्मिक परिवार से हूँ, तो किसी और जीव को पीड़ा देना सभ्यता नहीं है, इसलिए मेरा रिसर्च करना है, लेकिन रिसर्च के लिए ये बाधा है। तो एक दिन बहुत ज़्यादा उत्साह में मैंने अपनी ये उंगली काट ली उस जहरीले धातु से। अब काट तो ली, अब देखते हैं क्या होता है। तो उसके पहले मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, ऐसे नहीं कि अंधानुकरण किया किसी का ये ऐसा। तो 4-5 दिन में वो स्वेलिंग आ गया, पस हो गया, फिर वो सड़न शुरू हो गई, और 1 हफ्ते में ये इतना कलाई तक का पूरा हाथ ब्लैक जेट हो गया ये कलर का जी। अब ये पूरा हाथ में स्वेलिंग आ गई, पूरे शरीर में मुझे बुखार चढ़ गया। अब परेशान, घर वालों को मालूम नहीं कि ये क्या मामला है, घर वालों के सामने छिपाया रखता था, पीड़ा सहता रहता था। और लेकिन 8वें दिन में वो पीड़ा असहनीय हो गई। अब मेरा एक दोस्त आज भी है, गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन है, डॉक्टर रविंद्र लोहकरे, पूना में स्थित है। मैं उनके पास गया कि भाई साहब ये देखिए ये क्या हो गया। वो बोले क्या क्या हो गया है? वो गैंग्रीन हो गया है। तो मैं बोला अब क्या करना है? कुछ नहीं, उन्होंने बता दिया अपने स्टाफ को, इनको एडमिट करना है, आधे घंटे के अंदर इनका हाथ एम्प्यूट करना है। फिर अभी तो मैं आपका हाथ देख पा रही हूँ। हाँ, मैं भारतीय पारंपरिक शस्त्र के अलावा आयुर्वेद का भी विद्यार्थी हूँ। तो आयुर्वेद में बहुत सारी अकल्पनीय औषधियाँ हैं, लेकिन उसको सही मायने पर लेते हैं तो वो कारीगर है। ये तो बहुत ही अद्भुत काम है सर। अभी समय की कमी होने के कारणवश हम यहीं पे इसको रोकेंगे हमारी चर्चा को। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सब बताने के लिए, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, इसे जानने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सर। नमस्कार।